नीरज पटेल सर। एक बार आपका पुनः टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें पता है कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में हमने त्रिभुज पढ़ा था और इस लेक्चर को मैंने काफ़ी पहले डाला था, उसके बाद का लेक्चर मैं आज डाल रहा हूं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखना और समझना। अब कोशिश यही रहेगी कि हमारा लेक्चर डेली डलता रहे, वो तो किसी कारणवश नहीं डाल पाते हैं, व्यस्तताएं हो जाती हैं। देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के हमने टाइप पढ़ लिए थे। मैंने आपको बताया था त्रिभुज जो होता है दो प्रकार से होता है, एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा होता है कोणों के आधार पर। जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था और त्रिभुज के टाइप बताने के बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंस थ्योरम बता रहा था, जिसमें मैंने एक थ्योरम बताई थी कि कोई सा भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, उसके तीनों कोणों का योग दोस्तों हमेशा याद रखना, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिर मैंने एक और बताई थी कि कोई सा भी त्रिभुज हो उसका जो बाह्य कोण होता है वह बाह्य कोण हमेशा अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर कोण एक बराबर हमें निकालना है तो इसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यानी कोई भी त्रिभुज हो, यदि त्रिभुज का एक बाह्य कोण लेते हैं तो बाह्य कोण जो होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मैं इसको बाहर बढ़ा दूं तो ये बी और सी के बराबर होगा, अगर मैं इसको बाहर बढ़ा देता हूं तो ये ए और सी के योग के बराबर होगा। तो कोई भी त्रिभुज है उसका बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझना। इसके बाद मैंने आपको एक प्रमेय और इसी में पढ़ाई थी कि कोई सा भी त्रिभुज हो यदि उसके तीनों बाह्य कोण लेते हैं, यदि कोई सा भी त्रिभुज हो यदि हम उसके तीनों बाह्य कोण लेते हैं तो उसके तीनों बाह्य कोणों का योग हमेशा दोस्तों याद रखना, जैसे एक कोण, दो कोण, तीन, इस तीनों बाह्य कोणों का योग मैंने आपको बताया था कि कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी मैंने आपको ये तीन प्रमेय बता दी थी कि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, बाह्य कोण जो होता है वह अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तीसरा मैंने आपको बताया था कोई सा भी त्रिभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। कोई सी भी आकृति हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, यदि उसके बाह्य कोणों की बात होती है तो याद रखना उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। अब हम देखते हैं इसके आगे की थ्योरम। इन्हीं थ्योरम के ऊपर आधारित जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं इसके बाद हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, अगली प्रमेय जो होती है, अगली प्रमेय आपको ध्यान से समझना है कि यदि हमारे कोण बराबर हैं, जैसे ये वाला कोण मैंने दे दिया ए बी सी, ए बी और सी। अगर दोस्तों याद रखना ये जो प्रमेय है इसको आप ध्यान से समझना। यदि मैं बोलता हूं कि कोण बी और कोण सी ये दोनों बराबर हैं, कोण बी और कोण सी ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो याद रखना यदि कोण बराबर है, यदि कोण बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। यानी कोण सी के सामने भुजा कौन सी है, ए बी, कोण बी के सामने भुजा कौन सी है, ए सी। इस थ्योरम को आप बहुत अच्छे से समझना। यदि कोई भी दो कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं भी इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोण बी बराबर यदि कोण सी, ये दोनों कोण बराबर हैं तो कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, इस बी के सामने भुजा कौन सी है, ए सी है, इस सी के सामने भुजा कौन सी है, ए बी है। यानी निश्चित है ए सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ए सी भुजा ए बी के बराबर हो जाएगी। एक बार फिर से इसको समझना कि
यदि कोण बराबर है तो त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। मैं कोई से भी कोण बराबर कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ कर दूं ए बी और सी, मैंने कर दिया कोण ए और कोण सी, ये आपस में बराबर हैं। यदि कोण ए और कोण सी आपस में बराबर हैं तो दोस्तों भुजाएं कौन सी बराबर होंगी, तो इस कोण के हमें सामने देखना है। कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी है, और कोण ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी है। ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और ये वाली भुजा हमारी अलग हो जाएगी। तो हमारी थ्योरम क्या होती है, यदि कोण बराबर हैं, यानी कौन से कोण बराबर थे, कोण ए और सी बराबर थे, तो इसके सामने की जो भी भुजाएं होंगी वो भी हमारी बराबर होंगी। कोण ए के सामने भुजा कौन सी है, कोण ए के सामने भुजा बी सी है, और कोण सी के सामने भुजा कौन सी है, कोण सी के सामने भुजा हमारी ए बी है। क्लियर हो गया। यानी मैंने आपको एक थ्योरम बता दी है, यदि त्रिभुज के कोण बराबर हों तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस पर आप विशेष ध्यान देना। दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट भी सत्य होता है। एक थ्योरम हमने ये पढ़ ली है, इसका जस्ट अपोजिट भी सत्य होता है, उसको भी मैं आपको बताता हूं। अभी हमने देखा था कि कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होती हैं। क्या इसका अपोजिट भी सत्य होगा कि भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होते हैं? तो ये बिल्कुल सही है। यदि कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होती हैं, और यदि दोस्तों याद रखना, यदि भुजाएं बराबर हो जाएं, यदि भुजाएं बराबर हो जाएं, जैसे मैंने बोल दिया ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। यदि भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने के कोण भी क्या होंगे, इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी इस भुजा के सामने कोण कौन सा है, कोण सी, यानी इस भुजा के सामने कोण हो गया सी, और इस भुजा के सामने कोण कौन सा है, बी। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे दोस्तों, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक नई प्रमेय कौन सी बन जाती है हमारी, मैं आपको लिख के बताता हूं। यदि भुजाएं बराबर हैं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं, तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो उसके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान देना। यदि भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका अपोजिट भी सत्य है। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यदि कोण बराबर हैं, यदि कोण बराबर हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। यानी उन जो भी कोण बराबर हैं तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी हमेशा इक्वल होती हैं। इसको आप ध्यान से समझना। यानी कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर हो गया। मैंने आपको दो प्रमेय कंबाइंड करके बता दी हैं कि यदि भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यदि कोण बराबर हों तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। दोस्तों इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं एक दो आपको एग्जाम्पल करके बताता हूं, आप समझना। देखें दोस्तों, जो हमने थ्योरम पढ़ी हैं अभी अभी, जो मैंने आपको बताया था, यदि त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होती हैं, यदि भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। उसी पर बेस्ड मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत ही बेसिकली लिए हैं। आप इसको समझना ध्यान से, हम कैसे करते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ आपको ज्यामिति कभी भूलेगी नहीं। बस आप वीडियो को अच्छे से समझना, स्किप नहीं करना। देखें पहला दिया है, उसने दिया है हमें ए बी बराबर है ए सी। ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। कोण ए का मान 40 है, तो हमें कोण बी का मान बताना है। कोण बी का मान कितना होगा। दोस्तों हमें ये तो पता है कोई सा भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमें एक कोण पता है, अगर एक और पता होता तो हम त्रिभुज के अंतः कोणों का नियम लगा सकते थे, लेकिन एक ही कोण के पता होने के कारण हमें ये तीनों अंतः कोणों का नियम तब लगाएंगे जब इन दोनों को हमें कुछ इन दोनों के बारे में पता चल जाए।
हमने प्रमेय पढ़ी है, यदि भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस भुजा के जो भी सामने कोण है वो कौन सा है, बी है, यानी ये भी x होगा। इस भुजा के सामने जो भी कोण है वो भी कितना होगा, x होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और जब भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम नियम लगा सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये x कितना x हो गया, 2x हो गया, 40 उस तरफ जाएगा, 140 बचा, 2 का हमने भाग कर दिया, कितना आ गया 70, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों, 70 डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया। हमें बताना क्या था, हमें बताना था कोण B, और कोण B के स्थान पे ही तो x लिखा है, यानी कोण B की वैल्यू कितनी आ गई, कोण B की वैल्यू 70 डिग्री होगी। इसी प्रकार से कोण C की वैल्यू भी कितनी होगी, 70 डिग्री ही होगी। तो अगर हमें ये प्रमेय पता नहीं होती तो क्या इसको निकालना पॉसिबल था, इसको निकालना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इस प्रमेय के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यदि भुजाएं बराबर हैं तो अंततः उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यदि भुजाएं बराबर हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, याद रखिए। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है पी क्यू आर, एक त्रिभुज दिया है जिसमें पी आर बराबर क्यू आर, पी आर बराबर ये क्यू आर, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों भुजाओं के सामने जो भी कोण हैं वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस भुजा के सामने कोण कितना है, 70 है, तो इस भुजा के सामने का कोण भी कितना होगा दोस्तों, 70 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रमेय कहती है कि यदि भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज की तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब कौन सा कोण बचा निकालने को, अब बचा ये r, हमने मान लिया ये कितना है, x है। अब हमें आता है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 70 है, ये 70 है, ये x है। हम त्रिभुज का नियम लगाते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने 180 के बराबर किया तो x बराबर 70 दूनी 140, 180 में से 140 घटा दीजिए, x बराबर कितना बचा दोस्तों, तो बेटा x बराबर 40 डिग्री आ गया। तो हमें क्या पता चला कि हमें कोण Q का मान दिया था, हमने कोण R का मान निकाला। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमें ये थ्योरम पता थी कि यदि भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी हम बराबर कर सकते हैं। ये हमें पता था, तभी हम इसको निकाल पाए, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है कि हम इसको निकाल पाते। अब जरूरी नहीं है प्रश्न ऐसे ही आए, लेकिन इनका उपयोग बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पिछली थ्योरम का उठाया है, अभी जो मैंने आपको बताई थी कि जो बाह्य कोण होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। दोस्तों इसमें भी हमने देखा ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें उसने कहा पी क्यू बराबर पी आर। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं त्रिभुज की, बराबर हैं। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ये आप अपने मन से लिख ही लीजिए। ये इस भुजा के सामने कोण 80 है तो इस भुजा के सामने का कोण भी ये कितना होगा, 80। बिल्कुल इसको तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि थ्योरम कहती है कि यदि भुजाएं बराबर तो सम्मुख कोण भी बराबर। अब ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोण पता चल गए हैं, तो ये तीसरा हमने x मान लिया। तीसरा हमने कितना मान लिया, x। हमें बताना क्या है, हमें बताना PRS। PRS मैं अगर ना भी चाहूँ तो भी मुझे PRS बताना है तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन अभी हम नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमने प्रमेय पढ़ी है कि जो बाह्य कोण होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। हमें x का मान पता चल जाए तो इन दोनों को हम जोड़ के इस बाह्य कोण के बराबर कर सकते हैं। तो x का मान हम निकाल सकते हैं त्रिभुज के नियम से कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो x 80 दूनी 160 हो गया, बराबर कितना 180 डिग्री। तो x बराबर 160 उस तरफ जाएगा, कितना आ गया 20 आ गया। हमें चाहिए कौन सा,
हमें चाहिए कोण पी आर एस, और ये बाह्य कोण है, और बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कोण P प्लस कोण Q के बराबर होगा। कोण P का मान 20 है, इसका मान कितना है 80 है, दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। यानी हमने देखा कोण PRS इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 100 डिग्री आ गई है, 100 डिग्री का कोण आ गया। इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, क्यों? क्योंकि बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं सरल रेखा का नियम, सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, ये दो भागों में बट गई है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकता था। इस तरफ का 80 है तो इस तरफ का कितना होगा कि दोनों जुड़ करके 100 हो जाए, तो इस तरफ का 80 है तो भाई इस तरफ का 100 ही तो होगा। क्यों? क्योंकि सरल रेखा का नियम कहता है कि उस पर चाहे वह जितने भागों में बट जाए लेकिन उसके सभी कोणों का योग कितना होता है, उसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? मैंने आपको अभी 3 एग्जाम्पल लेके बताया है, जो भी थ्योरम थी उसी को मैंने डिस्क्राइब किया है ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए, फिर हम उसको आगे के प्रश्नों में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं चीज़ आपको और बताऊंगा। क्लियर? आगे हम देखते हैं। देखें दोस्तों, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है तथा छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। याद रखिए, यदि कोई कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा भी हमेशा बड़ी होगी, यदि कोई कोण छोटा है तो उस त्रिभुज में उस कोण के सामने जो भी भुजा होगी वो सबसे छोटी होगी। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये एक त्रिभुज दिया गया है, उसने कहा ये कोण दिए गए हैं, फिर उसने कहा भुजाओं को अवरोही क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, भुजाओं को अवरोही क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे तो इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। तो हमें अवरोही घटते क्रम में लगाना है भुजाओं को। तो पहले हम पता करेंगे सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? सबसे बड़ा कोण है हमारा 80 डिग्री। सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 80 डिग्री। इसके बाद कौन सा है? 60 डिग्री। इसके बाद कौन सा है हमारा? 40 डिग्री। हमने इन कोणों को लिख लिया किस क्रम में? घटते क्रम में। क्योंकि हमें भुजाओं को किस क्रम में लगाना है? घटते क्रम में, अवरोही क्रम में लगाना है। तो पहले हमने कोणों को अवरोही क्रम में लिख दिया। अब इसके सामने की भुजाओं को केवल आपको लिखना है। भाई सबसे बड़ी भुजा होगी कोण 80 के सामने कौन सी है? AB। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई हमारी? AB हो गई। क्यों? क्योंकि भाई इसका हमें पता है इसके सामने जो कोण है वो सबसे बड़ा है, और जब कोण सबसे बड़ा होगा तो निश्चित है वह सामने की भुजा भी सबसे बड़ी कर देगा। तो अब इसके बाद 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने कौन सा है? कौन सी भुजा है हमारी? AC भुजा है। इसके बाद लास्ट में सबसे छोटा कोण कौन सा है? 40 डिग्री। इसके सामने भुजा कौन सी है हमारी? इसके सामने भुजा हमारी कौन सी है? BC है। तो इस प्रकार से हमने इसको किस क्रम में लगा दिया? इस प्रकार से हमने इसको अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। पर कैसे पॉसिबल हुआ? हमें कॉन्सेप्ट पता था, हमें थ्योरम पता थी। कैसी थी थ्योरम? कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। तो आपको अगर अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले आप अवरोही क्रम में सभी कोणों को लिख लीजिए, इसके बाद आप भुजाओं को आराम से लिख सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन ये आ गया हमारा, एक कोण भी उसने अननोन कर दिया। उसने बोला कि PQR एक त्रिभुज है तो इसकी भुजाओं को आरोही क्रम में लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए। तो बढ़ते क्रम में लगाने से पहले हमें तीनों कोण दिए जाना चाहिए। ये तीनों कोण हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है त्रिभुज का नियम कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। किसी कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे भुजाओं के आधार पर हो चाहे कोणों के आधार पर हो, लेकिन उसके सभी अंतः कोणों का योग हमेशा 180 ही होगा। तो हमने देखा
180 में से 130 घटा दीजिए तो कितना आ गया 50 डिग्री। यानी ये तीसरा एंगल हमें पता चल गया, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री का है। सबसे पहले तो हमें कोण पता होने चाहिए, तभी हम भुजाओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो हमने ये तीनों एंगल पता कर लिए। अब हम भुजाओं को असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। उसने कहा आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हम देखते हैं पहले सबसे छोटा कोण लेते हैं। तो सबसे छोटा कोण कौन सा है, 30 डिग्री का है। इससे बड़ा कोण कौन सा है, 50 डिग्री का है। इससे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, 100 डिग्री का है। तो उसने कहा भुजाओं को लिखने के लिए कि भुजाओं को आरोही क्रम में लगाइए, लेकिन उसके पहले हम कोणों को आरोही क्रम में लगा लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, आपको केवल इनके सामने की भुजाएं सीधे सीधे लिख देना है। तो हमने देखा कोण 30 के सामने भुजा कौन सी है, तो कोण 30 के सामने वाली भुजा कौन सी है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। कोण 30 के सामने भुजा हमारी कौन सी है, PR है। इसके बाद हमने देखा 50, कोण 50 के सामने भुजा कौन सी है, कोण 50 के सामने भुजा हमारी PQ है। तो PR जो होगी PQ से बड़ी होगी, PQ जो है PR से बड़ा होगा। फिर हमने देखा 100 डिग्री, 100 डिग्री के सामने भुजा कौन सी है, ये है हमारी QR। तो हमने देखा कि बढ़ते क्रम में भुजाओं को लगाना है, तो पहले हम बढ़ते क्रम में कोणों को अरेंज कर लेते हैं। फिर कुछ नहीं करना, उसके सामने की आपको भुजाएं लिखना है, क्योंकि थ्योरम होती है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है और छोटे कोण की सम्मुख भुजा भी छोटी होती है। क्लियर हो गया दोस्तों। ये इस कॉन्सेप्ट, पांचवा जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल। अगर इसके पहले आपने कभी ज्यामिति नहीं भी पढ़ी होगी तो भी मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरा समझ में आएगा। बस मैं बार बार यही कहता हूँ कि थोड़ा आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखना। क्यों? क्योंकि जहाँ से मैंने ज्योमेट्री डालना स्टार्ट की है, अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको गारंटी ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। देखें दोस्तों, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 6वां। याद रखिए, जो भी मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इन कॉन्सेप्ट के बेस पर आधारित ही क्वेश्चन आते हैं। तो जब तक इनके बारे में आपको पता नहीं होगा, हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इनके बारे में गहराई से ज्ञान होना चाहिए, फिर गारंटी है आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से, त्रिभुज वाले कोण बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। देखा मैंने कंडीशन फर्स्ट में लिखा, इसमें कॉन्सेप्ट लिखा कि कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, तभी त्रिभुज बनाना संभव होता है, अन्यथा हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया है कि ये एक त्रिभुज है, यदि वह त्रिभुज है तो त्रिभुज कब होगा, जब 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। आप देखेंगे A + B, अगर इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे C से इस तीसरी भुजा से अधिक आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ते हैं इससे अधिक आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो इस भुजा से अधिक आना चाहिए, तभी त्रिभुज बनाना संभव है, अन्यथा हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। अन्यथा जो भी भुजाएं दी होंगी वो त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं, त्रिभुज को नहीं बना सकती। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, आप किसी का भी योग करके किसी 2 को जोड़ के देखिए, वह हमेशा तीसरे से अधिक आएगा। जैसे 6 और 4 10, इन दोनों भुजाओं का योग 10 आया, बताओ तीसरी से अधिक है कि नहीं है, 7 से अधिक है, यानी ये त्रिभुज हम बना सकते हैं। और भी चेक करेंगे, 7 6 13 ये योग हो रहा है, 4 से अधिक है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो निश्चित है कि हम इसको भी कर सकते हैं। इसको हमने देखा 7 4 11, 6 से ज़्यादा हैं, यानी तीनों कंडीशन में हमने ये रूल फॉलो करके देखा कि 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी वे भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, अन्यथा त्रिभुज की भुजाएं नहीं होती हैं, याद रखें। अब हम कंडीशन सेकंड में बात करते हैं।
इसका जस्ट अपोजिट है। अभी हम योग की बात कर रहे हैं तो योग जो होता है तीसरी भुजा से अधिक होता है। अगर हम अंतर की बात करें, डिफरेंस की बात करें, कोई सा भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है, तभी त्रिभुज बनाना संभव होता है, तभी वे त्रिभुज की भुजाएं मानी जाती हैं, अन्यथा वे त्रिभुज की भुजाएं नहीं मानी जाती हैं। इस पर आप विशेष ध्यान देना। डायरेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन पूछता है मौखिकली। तो आपने देखा मैंने एक त्रिभुज लिया ABC, इसकी कोई सी भी दो भुजाओं का अंतर लेता हूं तो निश्चित है वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए। तो A माइनस B 100% C से छोटा होगा, B माइनस C 100% A से छोटा होगा, A माइनस C 100% B से छोटा होगा, नहीं तो हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, ये लिया है मैंने 7 में से 6 घटाओ 1 आया, बताइए 8 से छोटा है कि नहीं है? बिल्कुल है, त्रिभुज बनाना संभव है। 8 में से 6 घटाया कितना बचा? 2, 7 से छोटा है। आप 7 में से 6 घटाइए 1 बचा, 8 से छोटा है। यानी सीधी सी मैं बात करूं तो त्रिभुज कब बना सकते हैं, त्रिभुज की भुजाएं कब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं? हम तभी कह सकते हैं जब कोई सी भी दो भुजाओं को जोड़ें तो योग तीसरी से अधिक आना चाहिए, अंतर तीसरी से कम आना चाहिए, तभी हम उस जो भी भुजाएं दी गई हैं उसको हम त्रिभुज की भुजाएं कह सकते हैं। अन्यथा वे त्रिभुज को बनाने में त्रिभुज को नहीं बना सकती हैं और ना ही त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। इस बात पर आप विशेष ध्यान देना। जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं और समझाता हूं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए आप हम देखते हैं कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन दे देगा निम्न में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। निम्न में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। देखना दोस्तों, ऑप्शन दे देगा वो, ऑप्शन दे देगा 4, 6, 8, दूसरा दे दिया उसने 9, 10, 11, तीसरा उसने दे दिया 4, 8, 11, चौथा उसने दे दिया, अगला दे दिया उसने 2, 8, 9, 2, 8, 12। अब हमें देखना है कि जो भी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सी एक त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं, कौन सी त्रिभुज को नहीं बना सकती हैं। हमें इसको देखना है, इसको समझना है। तो दोस्तों मैंने आपको 2 नियम बताए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सी एक त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं, तो हम देखेंगे कैसे, कब देखेंगे, जब हमें ये रूल्स पता हो, हमें कॉन्सेप्ट पता हो कि कोई सा भी त्रिभुज हो उसकी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से अधिक आना चाहिए, वो अंतर हमेशा तीसरी से कम आना चाहिए। कोई सी भी 2 भुजाओं को जोड़ें हम, चाहे कोई सी भी 2 भुजाओं को घटाएं। हमने देखा 6 और 4 10, 8 से ज़्यादा आ गया, पॉसिबल है। 8 से 14, 4 से ज़्यादा आ गया, पॉसिबल है। अंतर करके देखा, 6 में से 4 घटाया 2 बचा, 8 से छोटा है। 8 से 6 घटाया 2 बचा, 4 से छोटा है, यानी ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। अब हमने इसको देखा 10 और 9 19, 11 से ज़्यादा है, 11 10 कितना हो गया 21, 9 से ज़्यादा है, ये भी त्रिभुज की भुजाएं हैं। अंतर करके देखेंगे, कोई भी 2 घटाएंगे तीसरी से कम निकल के आ रहा है। इसको हमने देखा 8 और 4 12, 11 से ज़्यादा आ रहा है, 11 8 19, 4 से ज़्यादा आ रहा है। और अंतर करके देखते हैं, 8 में से 4 घटाओ 4 बचा, भाई 11 से कम आया, निश्चित है। 8 में से 11 में से 8 घटाओ कितना आया, 3 आया, 4 से कम है। अंतर कोई सी भी 2 भुजाएं लो, अंतर तीसरी से कम, योग तीसरी से अधिक आना चाहिए। ये भी त्रिभुज बनाएंगी, ये भी त्रिभुज बनाएंगी, ये भी त्रिभुज बनाएंगी। हम इसको करके देखते हैं। 8 और 2 10 हो गया, क्या ये 12 से अधिक है?
ये 12 से अधिक नहीं है। जब ये 12 से अधिक नहीं है तो इसका अगर आप त्रिभुज बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये हो गई 8, ये हो गई 12 और ये जाएगी आपकी 2, ऐसे बनेगा इसका त्रिभुज। तो क्या ये त्रिभुज बन पाएगा? ये त्रिभुज नहीं बना पाएंगी। अंतर वाला नियम भी करके देखेंगे हम। 8 है, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचा। बताओ ये तीसरी भुजा से अंतर तो ज़्यादा आ गया, जबकि अंतर क्या आना चाहिए? तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इस ऑप्शन में ये तीनों तो त्रिभुज बना सकते हैं, ये तीनों तो त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, लेकिन ये जो डी नंबर का ऑप्शन है ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती वो मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि इनका योग हर किसी का किसी भी कंडीशन में योग करके कोई भी 2 जोड़े, ऐसा नहीं आप कहें सर 12 8 20 हो गया, इससे तो ज़्यादा है, तो हर जगह ये पॉसिबिलिटी होना चाहिए, हर जगह ये फॉलो होना चाहिए कि 2 का योग तीसरी से अधिक आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा 8 और 2 10, तीसरी से कम आया, जबकि आना चाहिए अधिक। यहाँ से हमें पता चल गया हम चाहे योग का नियम लगा दें, हम चाहे अंतर का नियम लगा दें, हम किसी से भी पता कर सकते हैं, चाहे दोनों नियम लगा दें। तो इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट नंबर 6 में से हमें ये पता चल गया कि बाकी जो ए, बी और सी ये 3 जो ऑप्शन हैं ये तो त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन जो डी नंबर का ऑप्शन है ये त्रिभुज नहीं बनाएगा, अतः यह त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों मैंने आज आपको 6 कॉन्सेप्ट बताए हैं। इन 6 में से मुझे आशा है ये आपको सभी के सभी समझ में आए होंगे और इन पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ज्यामिति देखने से ही आती है। ज्यामिति को बार बार देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं रहती है, इसको केवल हमें इसकी जो भी इमेज है उसको दिमाग में बिठाना है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में बिठाना है। तो याद रखना, अगर आपको ज्यामिति अच्छे से सीखना है तो आपको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूं कि आप वीडियो को फ्री में मत देखा करिए, थोड़ा सा आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।